प्यारे बच्चों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार फिर आप सभी का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के पाठ 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझेंगे। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन यानी परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या है? बोलिए। परिवर्तन का मतलब बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव होना। और बदलाव कैसे होता है? अपने आप तो कोई बदलाव होता नहीं है, बदलाव का कोई ना कोई कारण होता है। बदलाव का कोई ना कोई कारण होगा, काज होगा, और उस कारण से वस्तु की अवस्था में बदलाव हो सकता है, उसके आकार में बदलाव हो सकता है, उसके रंग रूप में बदलाव हो सकता है, उसकी स्वाद और गंध में बदलाव हो सकता है, उसकी प्रकृति में यानी उसके नेचर में बदलाव हो सकता है, उसके रासायनिक कंपोजिशन में बदलाव हो सकता है। तो ये जो अवस्था, आकार, रंग रूप, स्वाद और गंध है, ये सब क्या है? ये भौतिक अवस्थाएं हैं जो बाहर से हमें दिखाई देती है। लेकिन परिवर्तन उसकी आंतरिक अवस्था में भी हो सकता है, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की अवस्था में, आकार में, रंग रूप में, स्वाद में, गंध में, उसकी प्रकृति में किसी भी कारण से होने वाला बदलाव परिवर्तन कहलाता है। और हर क्षण, हर पल हमारे आसपास, हमारे वातावरण, हमारे परिवेश में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो निरंतर होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति में बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति में बदलाव ना हो तो सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? बोरिंग हो जाती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हम एक छोटा सा काम करते हैं, अपने क्लास को, अपने रूम को भी रोज़ बदलते रहते हैं, रोज़ नए नए तरीके से हम लोग बैठते हैं। ठीक है, रोज़ साफ़ सफाई करते हैं। तो अगर हम चेंज ना करें, बदलाव ना करें, एक ही जैसा पड़ा रहने दें, तो क्या हम रोज़ उस तरह से बैठ पाएंगे या और पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो बदलाव बहुत ही ज़रूरी होता है, और प्रकृति का नियम भी है कि हर चीज़, हर पल, हर क्षण बदलती है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव होता रहता है। बदलाव कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो हमारे आसपास बहुत तरह के बदलाव होते रहते हैं, जिनका हमको आभास भी नहीं होता है। तो हम उसको कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं बदलाव को। तो बदलावों के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से बदलाव या चेंजेस, परिवर्तन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस, परिवर्तन के प्रकार। देखिए, सबसे पहला है मंद एवं तीव्र परिवर्तन, यानी स्लो एंड फास्ट चेंजेस। दूसरा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड चेंजेस। थर्ड, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, यानी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस। नंबर 4, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, यानी रेगुलर एंड इरेगुलर चेंजेस। पांचवा है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल परिवर्तन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल परिवर्तन चेंजेस। अगला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नंबर 7 में हम नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन को देखेंगे, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस। सरल तथा जटिल परिवर्तन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स चेंजेस। परस्पर क्रियात्मक परिवर्तन, यानी म्यूचुअल रिएक्टिव चेंजेस। और नंबर 10 में पॉइंट में हम लोग समझेंगे परिवर्तन का कारण, परिवर्तन का कारण क्या है, और हर परिवर्तन के लिए हमें ऊर्जा या तो देनी पड़ती है या ऊर्जा उसमें निकलती है। काज ऑफ चेंजेस, दैट इज एनर्जी। सभी परिवर्तनों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सभी परिवर्तनों या बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगर किसी बच्चे के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई न कोई कारण
ज़रूर होगा। हो सकता है कि उसको समझ में ना आता हो सकता है उसे कोई टीचर ठीक से ना पढ़ाता हो। तो परिवर्तन या किसी भी प्रकार का बदलाव कहीं भी होता है हमारे आसपास, तो उसके पीछे एक कारण अवश्य होता है तथा सभी परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी परिवर्तनों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सभी परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सभी परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इतने तरह के परिवर्तन मैंने आपको बताए हैं। अब इन सारे परिवर्तनों को, चेंजेस को, बदलाव को एक एक करके हम लोग देखेंगे उदाहरण सहित। तो चलिए पहला परिवर्तन देखते हैं, मंद तथा तीव्र परिवर्तन। मंद तथा तीव्र परिवर्तन, तो जैसा कि शब्द लिखा हुआ है मंद, मंद माने क्या होता है? धीमा। मंद माने धीमा। तो अगर कोई चीज़ धीमी है तो वो ज़्यादा समय लेगी। और दूसरा है तीव्र परिवर्तन यानी तेज। अगर कोई परिवर्तन तेज़ी से हो रहा तो वो कम समय लेगा। मंद का मतलब क्या है? धीरे 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 होना। और तीव्र का मतलब तेज़ी से बदल जाना, चेंज हो जाना। तो अधिक समय में होने वाला परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें अधिक समय लगता है वो मंद परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिसमें कम समय लगता है वो तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं मंद परिवर्तन के उदाहरण। दूध से दही बनाना है, तो आपको पता है कि दूध से दही बनाना है तो तुरंत नहीं बन सकता। दूध को गर्म करके, हल्का गुनगुना करके उसमें हम जोरन डालते हैं, फिर रात भर उसको रखते हैं, तब सुबह जाके वो दही बनता है। यानी मिल्को स्लीपो ऑल नाइट, मॉर्निंग बिकम टाइट। सुबह क्या हो जाता है? दही बन जाता है। तो दूध से दही बनाना ये एक स्लो प्रोसेस है, मंद परिवर्तन है। जंतु तथा पौधों का विकास। जंतु यानी एक बच्चे के जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक कई साल लग जाते हैं। इसी तरह पौधे के बीज से पौधे का विकास करने में कई साल लग जाते हैं। तो ये एक धीमा परिवर्तन है, स्लो परिवर्तन है। गुब्बारे को फुलाना। अब गुब्बारे को आप फुलाते हैं, हेलो गुब्बारा फुलाओ, तो क्या करेंगे? एक बार में तो फुला नहीं सकते, बार बार फुलाएंगे, थोड़ा थोड़ा फुलाएंगे और फिर उसका मुंह बंद कर लेते हैं। तो फुलाने में क्या है? काफ़ी समय लग जाता है। यानी गुब्बारे को फुलाना भी हमारा एक धीमा परिवर्तन होता है। भोजन करना। अब भोजन अगर आपके सामने आ जाता है थाली में, तो क्या आप गबर गबर जल्दी जल्दी खा लेते हैं? नहीं खाते हैं ना, आराम आराम से खाते हैं। क्यों? जल्दी जल्दी खाने में क्या होगा? अटक जाएगा, आप खा नहीं पाएंगे, आपको परेशानी होने लगेगी। तो भोजन करना भी एक मंद परिवर्तन कहलाता है। लोहे में जंग लगना। आपने देखा होगा कि लोहे को अगर काफ़ी दिन तक रखा जाए और उसको हवा लग रही हो, वहाँ पर नमी हो, तो धीरे 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 वो लोहा क्या है? ख़राब होने लगता है। उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बनने लगती है और वो जंग के रूप में छूट छूट के निकलने लगता है, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। हो सकता है हफ्ता भर भी लगे, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए। तो लोहे का जंग लगना भी एक मंद परिवर्तन है। ठीक है, अब जरा कुछ तीव्र परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तीव्र परिवर्तन मतलब क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनको होने में कम समय लगता है और वो बहुत तेज़ी से होते हैं। उदाहरण देखिए, दूध में नींबू डालकर फाड़ना। अगर आपको दूध फाड़ना है, पनीर बनाना है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत नींबू डालते हैं और दूध तुरंत का तुरंत फट जाता है और उससे हम पनीर बना लेते हैं। तो दूध में नींबू डालकर फाड़ना क्या है? ये एक तीव्र परिवर्तन है। माचिस का जलना। माचिस को जब आप रगड़ते हैं तीली को माचिस पे, तो तुरंत आग पकड़ लेता है, समय नहीं लेता है। तो माचिस का जलना भी एक तीव्र परिवर्तन है। फूले हुए गुब्बारे का फूटना। अब जैसे गुब्बारा आपने फुला लिया, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आप फिर उसको फुला रहे हैं और फुला रहे हैं और फुला रहे हैं, तो क्या होगा? एकदम से फट से फूट जाएगा। तो फूले हुए गुब्बारे का फूटना ये तीव्र परिवर्तन होता है, तुरंत होता है। पानी में अगर रंग घोला जाए तो तुरंत पानी रंगीन हो जाता है। उल्टी होना। अगर आप खा रहे हैं और बिना मतलब खाते चले जाएंगे तो क्या होगा? अचानक से सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं, यानी उल्टी हो जाती है। तो ये सभी क्या है? तीव्र परिवर्तन है। तो मंद और तीव्र परिवर्तन को आप आसानी से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब दूसरे परिवर्तन की ओर चलते हैं। दूसरा परिवर्तन देखते क्या है। दूसरा है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अब अनुकूल का मतलब क्या है? अनुकूल का मतलब जो हमारे लिए बढ़िया हो वो अनुकूल है। अनुकूल का मतलब क्या है? जिसमें हमको फ़ायदा हो। और प्रतिकूल का मतलब जिसमें हमको फ़ायदा ना हो वो प्रतिकूल है।
तो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन, यानी ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए उपयोगी हो, जिनसे हमको लाभ हो, वो क्या कहलाते हैं? अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए बेकार हो, अनुपयोगी हो, हानिकारक हो, हमें उससे कोई फायदा ना हो, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फायदे नुकसान की बात। फायदा है तो अनुकूल परिवर्तन, नुकसान है तो प्रतिकूल परिवर्तन। उदाहरण देखिए, घाव का ठीक होना। अरे भैया, अगर चोट लगी है और हमारा घाव जल्दी ठीक हो जाए तो ये क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना, वेरी गुड। तो अच्छी बात है, तो कैसा परिवर्तन हुआ? अनुकूल परिवर्तन, गुड। फलों का पकना, अब कच्चे फल की जगह अगर हम फल को पका कर खाएं तो ये अच्छी बात है ना। तो फलों का पकना क्या है? ये भी एक अनुकूल परिवर्तन है। खाना है, खाना अगर हम बना रहे हैं, पका रहे हैं, अगर खाना कच्चा रह जाए तो क्या करते हैं आप? एमडीएम में खाना कच्चा रह जाता है तो आप खाते नहीं हैं, इधर उधर फेंकते हैं, इधर उधर कुत्तों को डाल देते हैं। लेकिन अगर पका रहता है तो क्या करते हैं? खूब खाते हैं और भी मांग मांग के खाते हैं। तो खाने का पकना क्या है? अनुकूल है। और खाने का कच्चा रहना क्या है? प्रतिकूल है। फसल के तैयार होने पर वर्षा होना, जैसे इस समय धान की फसल है, जब फसल तैयार हुई थी उस समय जब बारिश हुई थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था, सब लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया फसल हुई, बहुत बढ़िया फसल हुई। लेकिन जब फसल पक गई और पकने के बाद भी बारिश हो गई और खेतों में पानी भरा हुआ है, सबके धान गिर गए हैं, तो वो कैसा है? वो प्रतिकूल परिवर्तन है, उससे हमको नुकसान हो रहा है ना। तो जिन परिवर्तनों से हमें लाभ होता है वो अनुकूल परिवर्तन होते हैं, और जिनसे हमें नुकसान होता है वो प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। जरा प्रतिकूल परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। घाव का ठीक ना होना, घाव का खराब हो जाना। मान लीजिए आप दवा कर रहे हैं या घाव है, उसको बार बार उंगली से कुरेद रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? नासूर बन जाता है, खराब हो जाता है। तो वो आपके लिए अच्छी बात है कि बेकार बात है? खराब बात है ना। तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? वो प्रतिकूल परिवर्तन हुआ। फलों का सड़ना, फलों का सड़ जाना। अब आप फल खरीद के लाए, खा नहीं पाए और फल सड़ गया, तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो ऐसा परिवर्तन आपके लिए अच्छा है? नहीं है। तो फलों का सड़ना भी प्रतिकूल परिवर्तन है। खाने का जल जाना या खाने का कच्चा रह जाना, ये सभी क्या है? प्रतिकूल परिवर्तन। और फसल के पकने पर वर्षा का होना, ये भी प्रतिकूल परिवर्तन है, क्योंकि पकने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो फसल क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, और उससे हमको नुकसान हो सकता है। तो लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन होते हैं और हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए अगले परिवर्तन की तरफ चलते हैं। तीसरा, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो भैया नियमित तो आप जानते हैं ना, क्योंकि आप रोज़ नियम से स्कूल आते हैं। और अनियमित परिवर्तन क्या होता है? जो रोज़ ना हो, नियमित ना हो, निश्चित समय पर ना हो। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो उनमें क्या होता है? उनको उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिलता है, उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चलती है जितनी अच्छी नियमित बच्चों की चलती है। तो नियमित परिवर्तन यानी निश्चित समय पर होने वाले परिवर्तन। जो बच्चे समय से आते हैं, समय से जाते हैं, ठीक है, वो जो परिवर्तन होता है उनके अंदर वो अलग होता है उन बच्चों की तुलना में जो निश्चित समय पर नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। ऐसे परिवर्तन अनियमित परिवर्तन होते हैं। तो निश्चित समय पर होने वाले परिवर्तन नियमित, और निश्चित समय पर नहीं होने वाले परिवर्तन अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे ऋतुएं हैं, तो जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये अपने समय से ही आती हैं, एक के बाद एक। ठीक है, तो ये निश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन है। रात का दिन का होना, रात आएगी फिर उसके बाद दिन आएगा, फिर उसके बाद रात आएगी फिर दिन आएगा, यानी ये भी एक निश्चित समय पर होती है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, इस तरह से रात दिन आता रहता है। तो ये भी एक निश्चित समय पर होने वाला परिवर्तन है। सूरज का उगना, चंद्रमा का उगना तथा डूबना, सूर्य का उगना तथा डूबना अपने निश्चित समय से उगता है, अपने निश्चित समय से डूबता है। स्कूल का समय से खुलना और समय से बंद होना, ये भी एक प्रकार का निश्चित परिवर्तन है कि समय से खुलता है 9 बजे और 3 बजे समय से बंद हो जाता है। ठीक है, जरा अनियमित परिवर्तन देखते हैं। अचानक से आंधी, तूफान, बाढ़ आ जाए तो क्या है? आपने उसकी उम्मीद नहीं की, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक तूफान आ गया, अचानक भूकंप आ गया, अचानक दिन में अंधेरा छा गया, या अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, अचानक स्कूल में तूफान आ गया, स्कूल में जांच हो गई, कोई अधिकारी आ गए, तो उसका पता नहीं होता है आपको कि कोई आ सकता है।
तो इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है, हर चीज़ सीख के रखना है कि कोई भी आए कुछ भी पूछे हम आसानी से बता लें। तो अचानक अगर स्कूल की जांच हो जाती है तो कैसा परिवर्तन है? कि एक प्रकार का अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब होता है रिवर्सिबल परिवर्तन। रिवर्सिबल का मतलब ऐसे परिवर्तन जो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं, उनको हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। यानी परिस्थितियां या कारक उलट देने पर पदार्थ वापस पूर्व अवस्था में आ जाए। यानी अगर किसी कारण से उसकी अवस्था बदल गई है तो उस कारण को हटा दें तो फिर से वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। दूसरा है अप्रत्यावर्तित यानी इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो पुनः वापस नहीं आ सकता हो। सॉरी, तो बेटा समझ में आ रहा है सबको ना ये? ठीक है, तो पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है, ऐसे परिवर्तन को हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या इररिवर्सिबल परिवर्तन कहते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों, आपको समझ में आता हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जरा देखते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी जो वापस आ जाते हैं। जैसे रबड़ को खींच के छोड़ दें तो क्या होगा? रबड़ को खींच के छोड़ेंगे तो वो फिर से वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर को बहुत ज़्यादा रबड़ को खींच देते हैं तो क्या होता है? वो टूट जाता है, और टूट गया तो कैसा परिवर्तन हो गया? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। ठीक है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ना, फिर से स्प्रिंग वापस आ जाती है। लेकिन अगर स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ताकत लगा खींच दें तो उसकी एक क्षमता होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो स्प्रिंग को खींच कर छोड़ना ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन है जो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर वो टूट जाता है तो अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। मोम को गर्म करके पिघलाना, मोम को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, और पिघल के फिर क्या होगा? दोबारा से मोम बन जाएगा, यानी फिर से वापस आ जाता है। गूथे हुए आटे की लोई बनाना, आटे की लोई बनाते हैं ना, रोटी बनाने के पहले गोल गोल लोई बनाते हैं। अब खूब सारी लोई बना के सारी लोई को फिर से एक में मिला दो तो फिर से हमारी गूथा हुआ आटा तैयार हो जाता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्व अवस्था में आ सकता है। कान पकड़ कर या गाल पकड़ के खींचना क्या है? कान को पकड़ खींचेंगे तो कान खींच के बाहर तो नहीं आ जाता, फिर से वापस उसी तरह से हो जाता है। गाल को खींचते हैं तो भी वैसे ही हो जाता है। यानी ये सभी कैसे परिवर्तन है? रिवर्सिबल परिवर्तन है। अब जरा इररिवर्सिबल या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन के बारे में देखते हैं। दूध से दही बनना, तो भैया अगर दूध से दही बन गया तो क्या दही से फिर दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। भोजन का पकना, एक बार खाना पक गया तो सीधे पेट में जाएगा, वापस नहीं आ सकता है। ठीक है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को अगर जला दें तो जलाने में क्या होता है? मोम कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो कुछ मोम तो पिघल जाती है फिर से वापस आती है, लेकिन जो गैस के रूप में निकल जाती है वो वापस नहीं आती है। अब ये जो लोई है, यानी गूथे हुए आटे से जो लोई बनाते हैं, लोई से आप रोटी बनाकर सेक दीजिए तो रोटी बनने के बाद फिर से हम उसको कच्चे आटे या लोई में नहीं बदल सकते। कान है, कान खींच के छोड़ देंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन अगर कान को काट दिया जाए तो क्या होगा? कान वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी कैसा परिवर्तन है? ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो समझ में आ रही है बात? जो परिवर्तन पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन। और जो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आते उनको अप्रत्यावर्तित या इररिवर्सिबल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। भौतिक परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु के बाह्य रूप बदल जाता है, जिसमें वस्तु का बाहरी रूप बदल जाता है, उसकी अवस्था, उसका रंग रूप बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ सकता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रूप बदलेगा लेकिन नया पदार्थ बन जाएगा, और नया पदार्थ बनने के बाद वो अपनी पुरानी स्थिति में पुनः वापस नहीं आ सकता है। उसकी रासायनिक संरचना ही बदल जाती है, और जब रासायनिक संरचना बदल गई तो उसके गुण भी बदल जाएंगे, और जब गुण बदल जाएंगे तो फिर से उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जरा उदाहरण देखते हैं भौतिक परिवर्तन का। बर्फ़ से पानी बनना, तो बर्फ़ को प्लेट में रख दीजिए, पानी बन जाएगा।
और पानी को जमा दीजिए फिर से, तो बर्फ़ बन जाएगा, वापस आ जाएगा ना। और पानी को भाप बना लीजिए, भाप को ठंडा करके फिर से पानी बना लीजिए। तो बर्फ़ से पानी, पानी से गैस यानी भाप बनाना, ये सब आपस में परिवर्तनीय होते हैं, यानी पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मोम का गलना, मोम को गलाएंगे तो फिर वो गली हुई मोम बन जाएगी, तब भी वो रहेगा मोम ही। नमक तथा चीनी का घोल, अब नमक और चीनी को पानी में घोल दें तो एक विलेन बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं, फिर से चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो आपको मैंने पृथक्करण की विधियाँ पढ़ाई थी, तो पृथक्करण की विधियों के लिए हमारा पृथक्करण वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। पृथक्करण की विधियों में नमक और चीनी को अलग करने के लिए क्या करेंगे? वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को धीरे धीरे गर्म करेंगे तो जो पानी है वो वाष्प बन के निकल जाएगा और नीचे क्या बचेगा? चीनी और नमक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो फिर वापस नहीं आ सकते। इसमें नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन जाना, फिर से वापस नहीं आ सकता। किसी चीज़ को जला देना, दहन क्रिया, लकड़ी चीनी को जलाना, लकड़ी को जला देंगे राख बन जाएगा, चीनी को जला देंगे तो काला काला बन जाएगा कार्बन, तो ये फिर से वापस नहीं आ सकते हैं। मोमबत्ती का जलना फिर से वापस नहीं आ सकता है। पेड़ का कट जाना रासायनिक परिवर्तन, वापस नहीं आ सकता। चावल दाल का पक जाना वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन जो पुनः वापस नहीं आ सकते हैं, नई चीज़ बन जाती हो, उनकी रासायनिक संरचना ही बदल जाती हो, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला परिवर्तन देखिए, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। भाई जैसा नाम है इसका, प्राकृतिक यानी प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, और कृत्रिम परिवर्तन यानी जो किए जाते हैं परिवर्तन। अब करने वाला कौन है? मनुष्य। तो मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं, और प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मौसम और जलवायु का बदलना, जाड़ा गर्मी बरसात का आना, ठीक है, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, वो अपने आप समय के साथ आते रहते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक परिवर्तन होगा। आंधी तूफान वर्षा बाढ़ सूखा इत्यादि का आना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप ज्वारभाटा आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब क्या है? प्रकृति में होने वाले परिवर्तन। लेकिन जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं परिवर्तन वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मकान बनाना, इमारतें बनाना, बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना, पेड़ों की कटाई करना, दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, कपड़े लकड़ी के सामान बनाना, भोजन बनाना, शिकार करना, ये सब क्या है? जो मैन मेड चेंजेस हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें मनुष्य का रोल होता हो वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें हमारा नियंत्रण होता हो, ऐसे परिवर्तन जिस पे हमारा नियंत्रण होता हो उसको नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता उसको अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे नियंत्रित परिवर्तन में आप बिजली का पंखा चला रहे हैं तो आप पंखे को धीमे कर दीजिए, तेज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, चालू कर दीजिए, सब आपके हाथ में होता है। कार या बाइक चला रहे हैं, कार की स्पीड घटाना है, बढ़ाना है, रोकना है, पीछे करना है, सब आपकी मर्जी के हिसाब से होगा। गैस लालटेन जलाना, लकड़ी जलाना आपकी मर्जी से होगा, जब आप जलाना चाहेंगे जलाएंगे, बुझाना चाहेंगे बुझा लेंगे। तो ऐसे परिवर्तन जिस पे आपकी मर्जी चलती है वो नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं, जिस पे आपका नियंत्रण होता है। और दूसरा है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, पलकों का झुकना, आँखों का बंद होना, दिल का धड़कना, ये सब ऐसे प्रोसेस हैं जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आंधी तूफान का आना, मौसम का बदल जाना, रात का दिन, दिन से रात का बदलना, ये सभी परिवर्तन कैसे हैं? अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सरल तथा जटिल परिवर्तन। सरल परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। सरल का मतलब क्या? जो सरल हो, जो आसानी से हो जाते हैं वो परिवर्तन सरल परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना, बर्फ़ को निकाल के रख दीजिए, पानी में बदल जाएगा। मोम का गलना, दाल चावल का पकना, कागज़ का फट जाना या कागज़ का जल जाना, जलाना, ये सब सरल परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन जटिल परिवर्तन क्या है? जैसे हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया,
आप सुबह भोजन करते हैं तो 5 से 6 घंटे, 6.5-7 घंटा लग जाता है खाने को पचने में, और उस खाने को पचाने में दुनिया भर की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है। सांस लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया दिन रात चलती है, दिन रात। और कैसे होती है, क्या होता है उसमें, इसके बारे में हमको कोई अधिक जानकारी नहीं है। तो ये किस तरह के परिवर्तन है? जटिल परिवर्तन है। हृदय का धड़कना, दिन रात हृदय धड़कता है, पंप की तरह काम करता है, खून को पूरी बॉडी में दौड़ाता है, कितनी मेहनत करता है और दिन भर परेशान रहता है, लेकिन हमको क्या एहसास होता है? कुछ भी नहीं। तो वो भी एक प्रकार का जटिल परिवर्तन है। जिन परिवर्तनों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिन परिवर्तनों को समझना मुश्किल होता है, ऐसे परिवर्तनों को हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो आसानी से नहीं होते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन का बनना, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम। कई सौ वर्षों तक, लगभग 300 करोड़ वर्षों पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये ज़मीन के अंदर दब गए थे, और जहाँ पर वायु ना होने के कारण, वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप तथा दाब, खूब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर तथा अनेकों जटिल प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा जीव जंतु पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, कच्चे तेल में बदल जाते हैं। फिर समुद्र की गहराइयों से कच्चा तेल निकाला जाता है और ज़मीन की खुदाई से कोयला, इमली का कोयला, लकड़ी का कोयला निकाला जाता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है। अब जैसे इस समय क्या है, देखिए आप 2-3 दिन से न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि कोयले के संकट की वजह से ऊर्जा का संकट पैदा हो गया। कई देशों में ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, पूरी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो ऊर्जा न मिलने के कारण जीवन की बहुत से पहिए रुक जाएंगे। बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं, ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बिना ऊर्जा के नहीं चल सकती हैं। खुद हमारा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा क्योंकि बिना लाइट, बिजली, पंखे के हम भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परस्पर क्रियात्मक परिवर्तन। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है परस्पर क्रियात्मक परिवर्तन। अगर हम दो लोगों के बीच में, 2 या 3 के बीच में किसी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, क्रियात्मक क्रिया हो रही है, तो परिवर्तन दोनों पर दिखाई देगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो वह परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम ब्लेड से पेंसिल को छील रहे हैं, तो ब्लेड से जब हम पेंसिल को छीलेंगे तो पेंसिल तो छिल जाएगी, लेकिन ब्लेड की धार भी कम हो जाती है। ब्लेड से दाढ़ी बना रहा है, तो ब्लेड से हम दाढ़ी बनाएंगे तो दाढ़ी तो हमारी बन जाएगी, बाल कट जाएंगे, लेकिन ब्लेड की धार भी कम हो जाएगी। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे को अगर हम खुली जगह पर रखते हैं तो नमी और वायु की उपस्थिति में लोहा फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड की परत बना लेता है। तो लोहे में तो जंग लगेगी, लोहा नष्ट होगा, लोहे में संचारण होगा, लेकिन ऑक्सीजन भी उस जगह पर ख़त्म होगी। चाक को पानी में घोलना, चाक को जब हम पानी में घोलते हैं तो चाक पानी में घुल जाती है, लेकिन पानी भी मटमैला हो जाता है। क्रिया होगी तो दोनों पर असर होगा, क्रिया होगी तो दोनों पर असर होगा। अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको तो दर्द होगा ही, लेकिन हमारे हाथ में भी चोट लगेगी। अगर हम दीवार पर धक्का मारते हैं तो दीवार को तो धक्का लगेगा ही, लेकिन हमारे हाथ में भी चोट लगेगी। आरी से लकड़ी काटना, अगर हम आरी से लकड़ी काट रहे हैं तो आरी की धार भी कम होगी, लकड़ी तो कट जाएगी लेकिन आरी की धार भी कम होगी। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें 2 पदार्थ परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर क्रियात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए परिवर्तन का कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, और हर परिवर्तन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण रोल होता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कई तरह की होती है, कई तरह की ऊर्जा होती है। जैसे देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा की ऊर्जा, गर्मी की ऊर्जा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एल्कोहल या पेट्रोल को थोड़ा सा अपनी हथेली पे ले लीजिए, तो आप एल्कोहल या पेट्रोल को अपनी हथेली पे लेंगे तो धीरे धीरे कुछ समय में वो क्या होता है, उड़ जाता है।
आपने देखा होगा जब पेट्रोल भरवाते हैं, हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं या आप भी कभी पेट्रोल भरवाते होंगे, तो टंकी पे अगर 2-4 बूंद पेट्रोल गिरता है तो तुरंत उड़ जाता है और वहाँ पे निशान पड़ जाता है, पड़ता है ना। तो अल्कोहल या पेट्रोल को अगर हम हथेली पे लेते हैं तो ये हथेली से गर्मी लेकर भाप बन के स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में उड़ जाता है तुरंत, ठीक है, दिखाई नहीं देता, वहाँ पर एक धब्बा दिखाई देने लगता है। दूसरा है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। तो सूर्य हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जल का वाष्पन, जल का वाष्प में बदलना सूर्य की ऊर्जा के कारण। सोलर कुकर में खाना, चावल, दाल इत्यादि किसी चीज़ को पकाना ऊर्जा का काम है, सौर ऊर्जा। सोलर लाइट, सूर्य की ऊर्जा से लाइट जलाना। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से क्या परिवर्तन होता है? आप घर में पंखा, लाइट, फ्रीज, टीवी कुछ भी चला सकते हैं, चलाते हैं ना। यांत्रिक ऊर्जा, आपको मशीन चलानी है, मोटर चलानी है, साइकिल चलानी है, ठीक है, किसी सोल्यूशन को घोलना है, तो उन सब के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हाथ से हिलाना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, हाथ पैर डुलाना पड़ता है, ठीक है। पेशी ऊर्जा, पेशी ऊर्जा मतलब हमारे मांसपेशियों में जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं भाई? बोलो। हाँ, कसरत करने में करते हैं, किसी चीज़ को खींचना हो उसमें करते हैं, किसी चीज़ को उठाना हो, पकड़ना हो, पटकना हो, तो इन सब चीज़ों में पेशी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगली ऊर्जा क्या है? ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा यानी आवाज़ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जैसे बादलों का गरजना। कई बार बादल गरजते हैं तो हम डर जाते हैं। अभी याद होगा आपको, कुछ दिन पहले जब बादल गरज रहे थे तो सब बच्चे जो खेल रहे थे भाग के अंदर आ गए थे, याद है? तो बादल गरजे थे, गिरे नहीं थे, लेकिन डर के मारे लोग कमरों में आ गए थे। पटाखों का फूटना, अब पटाखे धड़ाधड़ फूटते हैं तो आप कान बंद कर लेते हैं। आघात, किसी भी धातु को आप आघात करते हैं तो ध्वनि पैदा होती है। किसी भी धातु को अगर आप पीटते हैं, ठोकते हैं, जैसे घंटी हुई, हमारे स्कूल की घंटी हुई, मंदिर की घंटी हुई, तो ध्वनि पैदा होती है। ऊर्जा ध्वनि के रूप में पैदा होती है। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो लोहे या चुंबकीय पदार्थों को छांटने में प्रयोग होती है। अब जैसे लोहा और सल्फ़र का बुरादा मिला दिया जाए, अब उसे अलग करना हो तो आप क्या करते हैं? चुंबक का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पृथक्करण करने के लिए चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कंपन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा यानी जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, हमारी बातें आपको सुनाई दे रही हैं, क्योंकि क्लास में जब हम बोलते हैं तो हमारी बातें आपके कानों में जाती हैं ना, तो हमारी जो बातें हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, उसका वाइब्रेशन, कंपन हवा में जाता है और हवा के कण एक दूसरे से टकराते टकराते आपके कानों तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम कंपन ऊर्जा कहते हैं। इस कंपन ऊर्जा के द्वारा हमारी बोली हुई बात आपको आसानी से सुनाई देती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, परिवर्तन भी आप समझ गए होंगे। तब इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न में है, आप उसको हल करने की कोशिश करिएगा। अपने अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों, अपने सभी साथियों को हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा, ठीक है। थैंक्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।